हेलो, स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं इस छोटे से वीडियो के अंदर वायरस जनित रोगों को। यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि अब 12th साइंस का मतलब जो है अपन एमसीक्यू डालने वाले हैं और 12th साइंस का ही ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसऑर्डर, जिसमें अपन बात करने वाले हैं वायरस जनित रोगों के बारे में। इस छोटे से वीडियो के अंदर दोस्तों अपन 2 रोगों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि वायरस जनित रोग क्या होते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोअन्स और कृमि, इन सब के बारे में मतलब जो है डिटेल में आपको बताया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। दोस्तों, उसके अंदर एक आपको करेक्शन करना था कि जो मैंने ट्रेकोमा रोग के बारे में बताया था, हालांकि वो वायरस जनित रोग ही है, बट वो ट्रेकोमाटिस से होता है, ना कि एट्रोवायरस से। दोस्तों, एट्रोवायरस से मेनिंजाइटिस होता है, तो उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वायरस जनित रोगों के अंदर इस वीडियो के अंदर अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं एक जानलेवा बीमारी दोस्तों, और वो आपके सामने है ब्लैक बोर्ड पे, वो है एड्स। अब भाई लोगों, समझने का प्रयास करें। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एसटीडी डिसऑर्डर है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। मतलब एक ऐसी जानलेवा बीमारी, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर। मतलब अगर कोई बंदा जो है किसी एचआईवी संक्रमित महिला के साथ में इंटरकोर्स करता है, ठीक है ना, फिजिकल अटैचमेंट करता है दोस्तों, तो ये भयानक बीमारी उसको हो सकती है। या फिर कोई स्वस्थ महिला किसी एचआईवी पेशेंट के साथ अगर इंटरकोर्स करती है, फिजिकल अटैचमेंट होती है, तो ये रोग हो सकता है। हालांकि और भी कई प्रकार के एसटीडी डिसऑर्डर है, मतलब सिफिलिस है, गोनोरिया है, अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वायरस जनित रोग, और ये कक्षा 12th के साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा चैप्टर है दोस्तों, और अब पेपर होने वाला है, तो उसके लिए एमसीक्यू रहने वाले हैं। हालांकि मैं बीच बीच में एमसीक्यू भी डाल दूंगा दोस्तों, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालने वाला दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। और सबसे पहले जो लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा है ना, मतलब जो है वीडियो को उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसके क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो एचआईवी एड्स की अपन बात करें, सबसे पहले बात आती है एड्स। और एड्स का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसको अपन कह सकते हैं। यहाँ पर एस का मतलब होता है सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब ये होता है रोगों का समूह दोस्तों, रोगों का समूह। मैंने आपको एक दो रोज पहले की वीडियो में बताया था कि सिंड्रोम मतलब जो एचआईवी एड्स है ना, ये एक सिंगल रोग नहीं है, ये एक अकेला रोग नहीं है, ये रोगों का समूह है। मतलब अगर किसी को एचआईवी एड्स होता है, तो वो बेचारा, वो व्यक्ति जो है अनफॉर्चुनेटली वो कैंसर और टीबी और भी कई प्रकार के इन्फेक्टिस डिसऑर्डर से वो सफरिंग हो सकता है। उसकी लाइफ में के मतलब उसकी लाइफ का अंत हो चुका है, ये मान के चले दोस्तों, ठीक है ना। एक छोटी सी गलती, बहुत बड़ा नुकसान, ठीक है ना। तो एड्स का पूरा नाम आपको पहले सबसे पहले जानना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, और ये एक प्रकार का यौन संक्रमित रोग है दोस्तों। कौन सा रोग है? यौन संक्रमित रोग है। मतलब एसटीडी डिसऑर्डर का मतलब यही होता है, इंग्लिश में बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो ध्यान दें, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है। अब इसका रोगाणु क्या है दोस्तों? रोगाणु कौन सा है इसका? तो देखिए, रोगाणु है इसका एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस को रिट्रोवायरस के नाम से जानते हैं दोस्तों। एचआईवी वायरस को किस नाम से जानते हैं? रिट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। एकमात्र ऐसा विषाणु है जो अपनी जेनेटिक फ्लूइड के अंदर आरएनए बेस होता है, मतलब आरएनए रखता है, वो न्यूक्लियस एसिड रखता है, तो रिट्रोवायरस है। एचआईवी का पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि यहाँ पर डेफिशिएंसी दी नहीं है, फिर भी अपन को डेफिशिएंसी लिखना है। और अगर आप ह्यूमन इम्यूनो वायरस लिखते हो, विषाणु लिखते हो, तो भी राइट ही है, कोई गलत करने वाला नहीं है। इसकी पहचान अगर की बात करें, तो ये इसको सबसे पहले इसका एविडेंस कहाँ मिला था? 1981 के अंदर, 1981 के अंदर यूएसए के अंदर मिला था। और सबसे पहले जो पेशेंट मिला था एड्स का, वो साउथ अफ्रीका के अंदर मिला था दोस्तों। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत जानलेवा बीमारी है। और यूनेस जो वर्ल्ड जो अपना विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने विश्व एड्स दिवस कब घोषित किया है दोस्तों? तो 1 दिसंबर,
ये उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता रहना चाहिए कि विश्व एड्स दिवस कब है, कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अब बात आती है कि एड्स के लक्षण क्या है। अब देखिए, लक्षणों की अगर बात करें, सिम्टम्स की अगर बात करें, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो रिसेंटली इसके सिम्टम जो है ग्रो नहीं होते दोस्तों। मैं आपको मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि अगर किसी को मान लीजिए वो एड्स सफरिंग होता है तो रिसेंटली उसमें कुछ लक्षण सिम्टम नहीं देखे जाएंगे, उसके लिए उसको 10 साल का टाइम पीरियड लगेगा दोस्तों। बिल्कुल सही फैक्ट है, बिल्कुल राइट फैक्ट है। अगर किसी को आज की तारीख में मतलब जो एड्स होता है तो 10 साल बाद उसके अंदर सिम्टम आएंगे, ठीक है ना। तो 10 साल के बाद वो भूल भी सकता है दोस्तों, तो 10 साल इंक्यूबेशन पीरियड मान लीजिएगा, ठीक है ना। और परीक्षण जो इसका है कि एलिसा परीक्षण है, ठीक है ना। एक तो एलिसा परीक्षण, 3 परीक्षण होते हैं दोस्तों एड्स के, ठीक है ना। तो एक तो एलिसा परीक्षण होता है, एक दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, और तीसरा पीसीआर होता है दोस्तों। एलिसा एक टेस्ट है जिसमें कॉमनली HIV-1 और HIV-2 का को प्रूव किया जाता है दोस्तों। अब अगर एलिसा से HIV-1 और HIV-2 प्रूफ नहीं होता है तो उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। 100% इसके अंदर अगर वो HIV ग्रसित है तो आ जाएगा। फिर भी डीप पोर्शन में अगर HIV के विषाणु नहीं मिलते हैं सेल्स के अंदर, तो फिर लास्ट एंड फाइनल जो कि थोड़ा कॉस्टली डायग्नोस होता है, खर्चीला टेस्ट है, PCR, जिसको बोलते हैं पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर तो अगर वो HIV पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आएगा, अगर नहीं है तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 टेस्ट हो सकते हैं। लक्षण थोड़े कॉमन लक्षण भी है और थोड़े स्पेसिफिक सिम्टम भी है। कॉमन के लक्षण की अगर बात करें, सामान्य लक्षण की अगर बात करें, तो बुखार ऐसा होगा कि हर 2 दिन बाद बुखार आएगा, पतले दस्त रहेंगे, ठीक है ना। इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहेगी, अलग इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहेंगे, पतले दस्त रहेंगे, डायरिया डिसेंट्री जैसी प्रॉब्लम रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, भूख में कमी आएगी और बेवजह वजन घटेगा। तो ये तो कुछ कॉमन लक्षण थे। लेकिन जो स्पेसिफिक लक्षण है उसके स्टेज 2 के अंदर वो ये है कि अगर फीमेल है तो उसके वेजाइना में फोड़े फुंसियाँ देखे जा सकते हैं दोस्तों, और अगर मेल है तो वहां पर भी सेम वे में फोड़े फुंसियाँ देखे जा सकते हैं, और दर्द और टॉयलेट के अंदर बहुत ही तेज चलन देखी जा सकती है। प्रभावित अंग की अगर बात करें तो इम्यून सिस्टम इसमें प्रभावी अंग होता है, मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है इस रोग के अंदर। संक्रमण अगर इसका होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के बच्चों से डायरेक्ट पूछा जाता है कि एड्स के संक्रमण के प्रमुख कारण क्या है। अब ध्यान से सुनना इस चीज को जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। संक्रमण का जो इन्फेक्शन का जो प्रमुख रीजन होता है, जो मेन रीजन होता है एड्स के लिए, वो तो यही होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअली एक्टिविटी। मतलब साफ है, अगर आप किसी जोन के अंदर असुरक्षित यौन संबंध में, यानी कि आप रिलेशन में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, और यदि किसी बंदे के साथ में आपके पार्टनर को अगर HIV एड्स है, तो ये बहुत ही 99 पॉइंट समथिंग मतलब 100% के बिल्कुल करीब मतलब जो है ये रहेगा कि आपको एड्स होगा। तो असुरक्षित यौन संबंध इसका मेन रीजन है। दूसरी अगर बात करें तो संक्रमित रुधिर को डोनेट करने से भी ये हो सकता है। पैरामेडिकल स्टाफ वैसे तो ब्लड चेक करता है, बट अगर उनकी थोड़ी सी लापरवाही रह जाए तो अगर असुरक्षित, अगर HIV पेशेंट का अगर ब्लड किसी को, स्वस्थ व्यक्ति को, अगर हेल्थी मेल या फीमेल को चढ़ा दिया जाए तो भी HIV होने के पूरे चांसेस है। तीसरा रीजन है संक्रमित सुई का प्रयोग। बिल्कुल सही है। गाँव के इलाकों में क्या होता है कि ग्रामीण एरिया वाले लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते धोला छाप डॉक्टरों के पास, जो ऐसे मतलब जो है बिना किसी डिग्री वाले डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना। टिप्पणी में किसी पे करने ना चाहूंगा। गांव में ऐसे कई धोला छाप डॉक्टर है, अगर उनके पास वो क्या करते हैं, 1 रुपए की नीडल के लिए ना थोड़ा सा ग्रेडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, और सभी मरीजों के लिए वही दवा मतलब जो इंजेक्शन का यूज करते हैं। अरे भाई, एड्स का जो HIV का जो वायरस है, HIV वायरस, वो 100 डिग्री पर अगर बॉईल करोगे तो भी जाने वाला नहीं है RT और नीडल से। तो फिर आप हल्के पानी, गुनगुने पानी से धोने से वो कैसे जाएगा? तो वो हल्के पानी से धो करके दूसरे लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, तो वहां से इन्फेक्शन हो सकता है। तो संक्रमित सुई का प्रयोग समझ चुके होंगे आप लोग, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और कृत्रिम गर्भाधान भी एड्स का एक सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा अगर बात करें दवाइयों की, ट्रीटमेंट क्या है, तो देखिए ट्रीटमेंट तो ये है, मैं तो यही कहूंगा, मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि एड्स के लिए कोई मतलब बचावी उपचार है। अब साफ मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए।
वो ये कह रहे हैं कि आपको अगर बचना है इस रोग से तो बचावी उपचार है, ठीक है ना। रेड अलर्ट जोन से दूर रहो, इन सब जो रीजन मैंने बताए उनको थोड़ा अलर्ट रहो। अगर आप कहीं बीमार होते हो तो जब इंजेक्शन लगवाते हो तो विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि नीडल नहीं है, ठीक है ना। सेविंग करवाते हो नई से तो भी आपको ध्यान रखना है कि उस तरह साफ है, और ब्लेड चेंज की है कि नहीं की है, ये सारी बातें आप भाई लोगों को ये ध्यान में रखनी होती है। बस यही प्रिवेंशन है, इसका यही बचाव है, तो इसीलिए तो कहा गया है कि बचाव उपचार है। फिर भी अगर होता है तो इसके लिए DDI जो एक प्रकार की मेडिसिन का एक सिस्टम होता है, पूरा पैकेज होता है, जो मंथली या सालाना भी आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती है AGT, जिसमें मतलब जो है एडुनिन, ज्वाडिन और टेलोरिडियन ऐसी कुछ टेबलेटें होती है, और रिट्रोवायरल दवाइयाँ होती है, जेनिकासिटाबाइन करके ऐसी कुछ मेडिसिन होती है जिनको HIV रोगी को दी जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को HIV होता है तो उसकी जो मेडिकल स्टाफ है, उसको जो ट्रीट करते हैं, उसको जो टारगेट करेंगे, तो वो मेडिकल स्टाफ इन चीज़ों को गोपनीय रखते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है समाज के अंदर एड्स के मरीज को बड़ी ही हीन भावना से देखा जाता है। तो वो व्यक्ति जो बेचारा अब एड्स होने के बाद भी अगर 40 साल और जिएगा, वो 20 साल के अंदर या 10 साल के अंदर वो परलोक सिधार जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ताने नहीं मरने चाहिए। ताने कमेंट अगर लोग करेंगे तो वो जल्दी मर जाएगा इन भावना में। तो इसलिए मेडिकल स्टाफ कहता है कि जो HIV एड्स से जो पीड़ित व्यक्ति है, उसकी पूरी की पूरी जो है जो उसका बायो बैकग्राउंड है वो सीक्रेट रखा जाए, और उसको कैसे भी करके ठीक रखा जाए। मतलब एड्स तो हो गया एक बार, तो हो जाएगा, और जानलेवा बीमारी है, उसको मरना ही होगा, बट उसको सिम्टम के रिगार्डिंग दवा दे करके उसको कुछ दिनों के लिए और जिंदा रखा जा सकता है। तो भाई लोग, ये बहुत ही बड़ी जानलेवा बीमारी है। एविडेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो भारत के अंदर भी कई ऐसे पेशेंट हैं, क्योंकि रेड जोन इलाके ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है ये रोग बहुत ज्यादा फैल रहा है। इसके अलावा दूसरे रोग की अगर बात करें तो विषाणु जनित रोग में आता है डेंगू। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। डेंगू को क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। क्यों कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार? बिल्कुल साफ है, क्योंकि डेंगू फीवर जो होता है ना, उसमें मरीज को ऐसा लगता है कि उसकी हड्डियां टूट रही है, उसकी हड्डियों में बहुत ही पेन हो रहा है उसके अंदर, मतलब बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तो हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहते हैं। ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है दोस्तों, यानी कि इन्फेक्टियस डिसऑर्डर है। अब इस रोग का जो वाहक है, ध्यान देना, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है रोग वाहक, एक है रोग कारक। जो डेंगू का रोग वाहक है वो है एडिस एजिप्टी मच्छर, और इस मच्छर की लार के अंदर एक मतलब जो है वायरस पाया जाता है जिसका नाम है आर्बो वायरस दोस्तों, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनमें डिसऑर्डर रिसेप्टर भी होगा और मतलब पॉजिटिव एजेंट भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मच्छर है एडिस एजिप्टी, हालांकि ये फीमेल मॉस्किटो है। इसकी लार के अंदर आर्बो वायरस के लार्वा पाए जाते हैं, सिस्ट पाए जाते हैं। लक्षण इसके साफ है, अचानक तेज बुखार आएगा, सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, बदन दर्द रहेगा, रोगी को चकत्ते निकल आते हैं, स्किन पैचेज ऊपर आएंगे, रोगी चिड़चिड़ा रहेगा, भूख में कमी आ जाएगी, वजन गिरेगा और बहुत ज्यादा इरिटेट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और विशेष जो लक्षण आएगा कि रोगी की प्लेटलेट्स जो है, रक्ताणु कणिकाएं जो है वो कम हो जाएगी। अब एक जो अडल्ट व्यक्ति है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके अंदर प्लेटलेट्स की जो सामान्य जो नॉर्मल रेंज होती है दोस्तों, वो होती है कम से कम 1.50 लाख से लेकर के 4 लाख तक पर mm³ होनी चाहिए। तो यहां से ये घटने लग जाएंगे। अब ध्यान दे लीजिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा बोला जाता है, मेडिकल साइंस कहती है कि अगर 40,000 से कम अगर प्लेटलेट्स होती है तो रोगी की जान जो है रिस्क में है, वो मर सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर गोट मिल्क और जो पपैया है उसका फ्रूट जो है वो खाना, उसके छिलके का जूस पीना, ये बहुत ही कारगर होता है दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 2 रोगों के बारे में उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से कंसिडर करवाएंगे दोस्तों। तो मिलेंगे इसी प्रकार, हालांकि इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू रखने वाले हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो वायरस जनित रोग चलेंगे, फिर जीवाणु जनित, और फिर प्रोटोजो और कृमि जनित रोग। तो दोस्तों जो 12th वाले स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और जुड़े रहे। और जो लोग नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरा एक उनके लिए एडवाइस होगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये वीडियो उनके पास पहुँच सके दोस्तों। तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स
और टेक केयर।